नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तमन्ना और आप सब देख रहे हैं TWT न्यूज़ 24। आज हमारे सामने बहुत ही खास शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक्स वाइस प्रेसिडेंट वातुक सेना महाराष्ट्र बीजेपी की रह चुकी हैं और अभी रिसेंट में ये बीजेपी महाराष्ट्र माइनॉरिटी लीडर हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंबर पटेल जी की। आज वो हमारे साथ हैं। अंबर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बीजेपी ही क्यों ज्वाइन किया। नमस्कार, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने चैनल पर मुझे इनवाइट किया। तमन्ना जी, बीजेपी महाराष्ट्र माइनॉरिटी से जुड़ी हुई हूँ, उसकी लीडर हूँ और बीजेपी का मैं पिछले 7 सालों से समर्थन करती हूँ। आपका ये सवाल है कि मैं बीजेपी क्यों ज्वाइन करी हूँ। मैं बीजेपी के साथ 2018 से ज्वाइन हुई हूँ और बीजेपी क्यों ना ज्वाइन करूँ। मेरा तो मानना ये है कि मुसलमानों को भी बड़ी तादाद में बीजेपी ज्वाइन करना चाहिए। आपको पता है, कांग्रेस ने, जब कांग्रेस का राज चल रहा था, जब वो पावर में थे, उन लोगों ने बीजेपी माइनॉरिटी के साथ, मुसलमानों के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, डेमोक्रेसी के साथ कितना खिलवाड़ किया है, कितना अन्याय किया है, ये सब मैं आपको बताना चाहूंगी। और इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 1969 में। 1969 में इंदिरा गांधी जी पावर में आए थे, वो प्राइम मिनिस्टर बने थे और तब से उनकी जो पॉलिसी थी वो रशियंस के साथ मिलती जुलती थी, जो मार्क्सिस्ट पॉलिसी थी। मार्क्सिस्ट मतलब कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट। कम्युनिस्ट का मतलब ये कि जो दीन धर्म रिलीजन में मानते ही नहीं है, और सोशलिस्ट का मतलब ये कि गिव वन स्टेटस टू ऑल, मतलब सब लोग समान है, एक जैसे है। क्या ये पॉसिबल है? आप मुझे बताइए कि अगर एक MD डॉक्टर एक देहारू के साथ, क्या हम उन्हें कंपेयर कर सकते हैं? क्या हम ये कहेंगे कि उनको सेम मिलना चाहिए? अगर उनको इंसेंटिव्स नहीं मिलेगा तो लोग आगे कैसा बढ़ेंगे? ये तो यही बात हो गई कि सबको एक जैसा ही बस चलाते जाओ और जो पावर में है वही चलते रहे। ये सब शुरू होता है इंदिरा गांधी जी के पावर में आने के बाद। मैडम, लाइसेंस की बात कर रही हैं। कैसा लाइसेंस? मतलब क्या छोटी बड़ी चीजें लेने के लिए लाइसेंस? ये कुछ समझ में नहीं आया। हमारे लोग और जनता को थोड़ा विस्तार में समझाएंगे इसके बारे में? जी तमन्ना जी, लाइसेंस राज हमारे इंडिया में चलने लगा था 1969 के बाद, जब इंदिरा गांधी जी पावर में आए। उसके बाद से लाइसेंस राज का मतलब ये है कि रेड टेपिज्म चल रही थी। रेड टेपिज्म का मतलब कि हम लोगों को आम लोगों को अगर एक छोटा रेडियो खरीदना है, एक ट्रांजिस्टर खरीदना है, एक पानी की मोटर भी लगाना है, अगर उनके घर में के पानी नहीं आ रहा है, उसके लिए उनको जाके लाइसेंस लेना पड़ता था, उसका एप्लीकेशन देना पड़ता था, ब्यूरोक्रेट्स के पास जाना पड़ता था। उनके हाथों में वो सब था। तो फ्री पॉलिसी तो थी ही नहीं इंडिया में, आजादी कुछ थी नहीं, किसी भी किस्म की नहीं। और उसकी वजह से करप्शन इतना बढ़ गया था हमारे हिंदुस्तान में कि लोगों को हर एक चीज के लिए ब्राइब करना पड़ता था, करप्शन देना पड़ता था। तो मैम, आप कहना चाहती हैं क्या इंदिरा गांधी जी ने संविधान भी बदलने की कोशिश की थी? इसमें आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कोशिश नहीं तमन्ना जी, इंदिरा गांधी जी ने संविधान को बदल ही दिया। 1971 में इंदिरा गांधी जी ने हमारे संविधान को बदल चुके थे। 24th अमेंडमेंट एक्ट जो आया था वो राइट टू फंडामेंटल्स थे, हमारे पूरे कंप्लीट संविधान को बदल चुके थे। फंडामेंटल राइट्स ही हमारे पूरे बदल चुके थे। उसके तहत हमारा गवर्नमेंट के पास सब टोटल अधिकार जा चुका था और कोई रिव्यू भी नहीं हो सकता था। उसके बाद 1972 में 25th अमेंडमेंट हुआ, जिसमें जो हमारी राइट टू प्रॉपर्टी थी अंडर आर्टिकल 19, उसके तहत भी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया गया और उसमें जुडिशियल रिव्यू भी कैंसिल कर दिया गया था। जिसमें जुडिशियल रिव्यू, जिसमें जजेस उसमें रिव्यू ही नहीं दे सकते थे, उनको उसके बाहर कर दिया गया। उसके बाद 26th अमेंडमेंट आया जो प्राइवी पर्स था। उसके तहत जो लोगों को, और जो पहले के जो राजा महाराजा बादशाह थे, जो लोग ज्वाइन हुए थे इंडिया के साथ इंडिपेंडेंस के टाइम पे, उनको एक मुआवजा तय किया गया था, वो मुआवजा भी रद्द कर दिया गया। मतलब ये तो पूरी की पूरी तानाशाही। मैम, ये क्या कह रही हैं? अभी तो आपने कहा था, या फिर ऐसा है कि संविधान चेंज हो ही नहीं सकता है और इतना सब कुछ चेंजेस हो गया है, ये कैसे आप डिफाइन करेंगी? जी हाँ तमन्ना जी, मैं ये बताना चाहूंगी कि 1967 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था गोलकनाथ केस में कि संविधान नहीं बदला जा सकता है, संविधान कोई भी बदल ही नहीं सकता है। लेकिन उसके बाद इंदिरा गांधी जी जब पावर में आई तो उन्होंने ये सब अमेंडमेंट्स लाए और संविधान को चेंज कर दिया। उसके बाद उन लोगों ने लोगों की जगहों को लेना स्टार्ट किया। एक मठ जो ले लिए थे, आश्रम, तो उसमें केशवानंदा
भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का जो जजमेंट आया हमने 1970। सुना है ये केस बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था और आज की तारीख में उसकी बहुत ज्यादा एग्जाम्पल भी दी जाती है और फाइनली ये जो केस है ये जीत लिया गया था। और क्या कुछ हुआ इसकी पूरी डिटेलिंग आप हमारे लोगों और जनता को बता सकती हैं कि केशवनाथ केस आखिर था क्या? जी हाँ, 1973 में केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इसका 13 जजेस के बेंच जो बैठी थी 7-6 से उन लोगों ने ये जजमेंट दिया था, जिसके तहत हमारा संविधान जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो नहीं बदल सकता है, किसी भी कीमत पे कोई भी उसे बदल नहीं सकता है। पार्शियल चेंजेस हो सकते हैं, मतलब कुछ हद तक के बदला जा सकता है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो नहीं बदल सकता है। केशवानंदा केस के आधार पर जो हमारा मूल्य आधार है वो नहीं बदल सकता है, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो नहीं बदल सकता है। इसलिए हमारे संविधान में जो हमारी राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू लाइफ है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू रिलीजन है, वो सब वैसे के वैसे ही रहेंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस नहीं हो सकते हैं। हमारा मूल्य ढांचा जो है वो वैसे के वैसे ही रहेगा। तो मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट मैं तो कहूंगी किसी को भी डरने की जरूरत। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि ये सब जो किया था इंदिरा गांधी जी ने अपने पावर में, अपने राज में, ये सब उनके जो राज में हुआ था, अपने ही जो करतूत थे, अपने ही जो ये सब एक्ट थे, वो सब कांग्रेस अब निकाल रही है और उस सब का ढांचा बनाकर मोदी जी के ऊपर वो पूरा लाद रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी जी संविधान बदलने वाले हैं। संविधान किसने बदला था? संविधान को तोड़ मरोड़ किसने किया था? मैं आपसे पूछती हूँ, क्या ये लोगों को पता नहीं है कि संविधान को किस तरह से तोड़ मोड़ करके खुद के फायदे के लिए यूज किया गया था, अपने आप को तानाशाही बनाने के लिए, अपने आप को डिक्टेटर बनाने के लिए, राज करने के लिए इंडिया के ऊपर उन्होंने किस हद तक के गए थे इंदिरा गांधी जी ने, क्या आपको पता है? 3 सीनियर जजेस जिन्होंने ये जजमेंट दिए थे उनको नजरअंदाज करते हुए इंदिरा गांधी जी ने एक जस्टिस A.N. रे को लाकर चीफ जस्टिस बना के बिठा दिया कुर्सी के ऊपर और जैसा चाहे वैसा डिक्टेटरशिप करती थी, जैसा चाहे वैसा ऑर्डर लेती थी। क्या ये तानाशाही नहीं है? क्या ये डिक्टेटरशिप नहीं है? और आज कांग्रेस हम लोगों को वही बात को लेकर डरा रही है कि मोदी जी के ऊपर ये सब इल्जाम डाल रहे हैं। मोदी जी ने ऐसा कहां कुछ किया है? आपसे मैं पूछती हूँ, आज के हमारे दौर में आज का हमारा संविधान क्या कहता है कि जो जजेस का बदलना है, जो अपॉइंटमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, वो पूरा के पूरा कॉलेजियम के हाथ में है। कॉलेजियम ही तय करता है कि कौन से जजेस हाई कोर्ट में जाएंगे, कौन से जजेस सुप्रीम कोर्ट के जाएंगे। लेकिन कांग्रेस अपने लोगों के अंदर, दिमाग के अंदर बिठा रही है हिंदुस्तान के कि मोदी जी ये सब कर रहे हैं। मोदी जी के ऊपर झूठा इल्जाम डाला जाता है। जो राज तानाशाही इंदिरा गांधी जी ने अपने वक्त में किया था वो सबको आज वो लोग मोदी जी के ऊपर डाल रहे हैं कि मोदी जी ये सब कर रहे हैं। आज तो कॉलेजियम के हाथ में है ये सब अपॉइंटमेंट्स। ये सब कहां हो रहा है आज जो वो उस वक्त हुआ था? इंदिरा गांधी जी ने जज को बैठाया, मैम अपॉइंट कैसे कर सकती है? उनको तो कोई राइट्स नहीं है अपॉइंट करने का। अभी अभी आपने बताया हमें। वही तो मैं आपको बता रही हूँ तमन्ना जी, और मैं लोगों को भी यही बताना चाहती हूँ कि जुडिशरी के जो राइट्स होते हैं उनको जजेस को बैठाना हाई कोर्ट्स के लिए, सुप्रीम कोर्ट्स के लिए, वो कॉलेजियम के पास है। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने आउट ऑफ द वे जाकर संविधान को तोड़ मरोड़ कर अपने हाथ में ये सब ले लिया था और 3 सीनियर जजेस को छोड़कर जो लाइन में थे, जो चीफ जस्टिस के अधिकार पे थे, उनको हटाकर अपनी मन मर्जी के जज को लाए, A.N. रे को, और उनको बिठाया चीफ जस्टिस के पोस्ट पे। और जो केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का जो जजमेंट आया था उसको उनके वो जज ने रिव्यू पिटीशन में डाल दिए थे और रिव्यू करने के लिए। लेकिन उस वक्त क्या हुआ, जब रिव्यू के लिए डाला गया तो तमाम जजेस उनसे नाराज हो गए और उन सब ने कहा कि ये गलत है। एग्जैक्टली तब उनको एहसास हुआ कि नहीं, मतलब मेरी सही नहीं हो रहा है और जस्टिस A.N. रे को अपना ये रिव्यू पिटीशन वापस लेना पड़ा। इस हद तक की तानाशाही बढ़ गई थी इंदिरा गांधी जी की और इस तक का वो डिक्टेटरशिप कर। आप लोगों से एक और बात कहना है मुझे। 1971 में इंदिरा गांधी जी जब इलेक्शंस जीती थी तब उनके सामने थे राजनारायण जी, और राजनारायण जी का ये कहना था कि इंदिरा गांधी जी ने जब ये जीत हासिल की थी तो उन्होंने गवर्नमेंट मशीनरी और गवर्नमेंट की चीज़ों का दुरुपयोग करके ये जीत हासिल की है। इसलिए उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर इलेक्शन पिटीशन फाइल किया था अंडर पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट। और 1975 में ये ऐतिहासिक जजमेंट आया था जिसमें एक प्राइम मिनिस्टर को कोर्ट के अंदर बुलाया भी गया था, कटघरे में खड़ा भी किया गया था, उनसे सवाल भी पूछा गया था और फिर ये जजमेंट दिया गया था
कि उनका इलेक्शन रद्द किया जाता है, उनका जो एमपी का स्टेटस था वो रद्द किया जाता है और आने वाले 6 सालों तक वो आगे के इलेक्शंस नहीं कॉन्टेस्ट कर सकती है। अब ये देखना था, इंदिरा गांधी जी तो फूल ही नहीं समाए, उनका तो जो गुस्सा था, जो बवाल था, वो बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ गया था और उन्होंने इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की और उनको वहां के जज ने पार्शियल स्टे ग्रांट किया था। ओह माय गॉड मैम, सीरियसली मतलब ये तो बहुत ज्यादा तानाशाही थी इंदिरा गांधी जी की। उन्होंने इतना ज्यादा संविधान बदल दिया, इतने सारे चेंजेस ले आए, इतनी ज्यादा दादागिरी। ओह माय गॉड, मतलब सीरियसली आप हमको 2024 से 1971 के दौर पर ले गई हैं। फिर क्या हुआ मैम? इसके बाद तो मैं और ज्यादा एक्साइटेड हो जा रही हूँ कि इसके बाद फिर क्या हुआ मैम। यहाँ पर तो अब खत्म नहीं हुई है तानाशाही तमन्ना जी। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि 1975 में ही जब इंदिरा गांधी जी का इलेक्शन रद्द कर दिया गया और उनसे राइट्स छीन लिए गए, आगे के लिए बार्ड कर दिए गए वो कि इलेक्शन नहीं लड़ सकते, जब वो सुप्रीम कोर्ट से उनको पार्शियल स्टे ग्रांट हुआ था, उनको वोटिंग राइट्स नहीं थे, वो सिर्फ कंटिन्यू कर सकते थे लेकिन वोटिंग राइट्स नहीं थे, तब उन्होंने क्या करे, जून 1975 में 38th अमेंडमेंट लाए जिसके तहत जो ऑर्डर ऑफ इमरजेंसी यानी कि जो आपातकाल है वो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जुडिशियल अपील नहीं डाल सकता है। जुडिशियल अपील को बार्ड कर दिया गया और यहाँ तक कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं लोगों के उसको भी कंप्लीट रद्द कर दिया गया, कंप्लीट क्रश कर दिया गया कि उनको टोटल फंडामेंटल राइट्स भी नहीं रहेंगे। और फिर उसके बाद वो उनकी डिक्टेटरशिप और ऑटोक्रेसी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने इमीडिएटली इमरजेंसी अनाउंस कर दिया। 25 जून की रात, 26 जून का दिन, वो काली रात इंडिया के इतिहास में सबसे भयंकर रात रही है, जिसमें इंदिरा गांधी जी ने अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसी को भी कंसल्ट नहीं किया, डायरेक्टली प्रेसिडेंट को कह दिया गया कि आपको ये अंडर आर्टिकल 352A में ये इमरजेंसी अनाउंस करना है और पूरे इंडिया भर में इमरजेंसी अनाउंस कर दी गई। और ऑपोजिशन के जितने लीडर्स थे, कुछ हजारों में कई हंड्रेड्स ऑफ लीडर्स, उनको जेल में डाल दिया गया। ओह माय गॉड, किसी की कोई सुनवाई नहीं, अमेंडमेंट ऑलरेडी कर दिए गए थे, कोई अपील में नहीं जा सकता है, कोई अपने लिए अपने आप को राइट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो है, जो फ्रीडम के राइट्स है, वो पूरे क्रश कर दिए गए। यहां तक कि मिलिट्री को तैनात कर दिया गया, स्टेट में भेजने का ऑर्डर हुआ था कि अगर कोई भी खिलाफ हो जाता है, कोई भी बगावत करता है, उनको डायरेक्ट शूट कर दो। इतनी आपातकाल मच गई थी पूरे देश भर के अंदर। ऐसा इतिहास ना हिंदुस्तान ने पहले कभी देखा है, ना हम चाहेंगे कि आगे कभी हो। ये तो खत्म ही नहीं हो रही थी। उनकी तानाशाही इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि संजय गांधी जी, जो इंदिरा गांधी जी के बेटे थे, आपको पता है उन्होंने नसबंदी का जो ये एक स्टार्ट किया था। बिल्कुल, ये सुना है, बहुत ज्यादा ये आतंक मचा था ये नसबंदी का, बहुत सारे लोगों को भी उन्होंने शायद नसबंदी किया। आपको पता है कितने लोगों को? 60 लाख लोगों को। ओह माय गॉड, उन्होंने नसबंदी कराया और नसबंदी में 17, 18, 19 साल के लड़कों से लेके 60-65 साल के बूढ़ों तक का किसी को भी नहीं छोड़ा गया। और उसमें उनको मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिली, उनके हेल्थ को ध्यान नहीं दिया गया और कितने कई लोग मर गए। उस वक्त उनको बस हर ऑफिसर को अपना एक कोटा दिया जाता था कि तुमको ये कोटे के हिसाब से इतने लोगों की नसबंदी करनी ही पड़ेगी। इतना आपातकाल बच गया था, जैसा कि हिटलर वहां पर होलोकास्ट कर रहा था, यहाँ पर संजय गांधी जी लोगों का ये वैसेक्टोमी कर रहे थे और सब के लिए नसबंदी, कोई जात पात नहीं देखे जा रही थी किसी का भी, बस सबको नसबंदी करो। और सब आधे से ज्यादा लोग बीमार रहते थे, कितने कई लोग मर गए। ये तो जो आपातकाल हुआ था हमारे इंडिया में कभी न था ना है, और हम सब दुआ करेंगे कि हो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, एक पार्ट कम है जहाँ पे कांग्रेस है या शिवसेना है, मुस्लिम्स बहुत कम है और लेडीज तो बहुत ही कम है। आपको देख के शायद लोग और ज्वाइन करें, तो मुस्लिम्स के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, पर्टिकुलर मुस्लिम्स के लिए? डेफिनेटली मैं मुस्लिम्स को ये कहना चाहूंगी कि मैं अवेयरनेस लाना चाहती हूँ। exactly. आज मैंने आपके माध्यम से लोगों को, खास करके मुसलमानों को, ये अवेयरनेस लाना चाहती हूँ कि वो कांग्रेस की बातों में आकर डरे नहीं, जो उनको डरा रही है कि संविधान बदली होगा, राइट्स चले जाएंगे, ये सब कांग्रेस कर चुकी है। और वो लोग ये सब का जमखटा मिलाकर सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं कि मोदी जी ये सब करने वाले। लेकिन लोगों, प्लीज आप
सब एजुकेटेड लोग हैं, आज के जमाने में तो हम लोगों को एजुकेशन मिल रहा है, सोचो समझो, ये सब कांग्रेस की चालों में मत आओ, आओ जुड़ो, हम सब साथ रहेंगे, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सही बात कह दी है आपने कि सबका साथ सबका विकास। ये थी अंबर पटेल, जिन्होंने हमें बहुत डिटेलिंग में, बहुत ही छोटी छोटी चीजों से अवगत कराया है कि कांग्रेस ने आखिर क्या कुछ सत्ता में रहकर किया है। बस मैं जाते जाते मेरे लोग, मेरे दर्शक से, अंबर पटेल से ये दरख्वास्त करूंगी कि जरूर कुछ मैसेज देते हुए जाए मैम। मेरे भाइयों और बहनों, आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी जो हमें संविधान दिखाते हैं ना कि मोदी जी आएंगे तो चेंज कर देंगे संविधान, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। राहुल गांधी जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपकी दादी थी जिसने संविधान को पूरी तरह से बदल दिया था, उन्होंने जो आतंक बचाए थे ना, ये तो भला हो हमारी सुप्रीम कोर्ट का जो इतनी सक्षम है, हमारे सीनियर एडवोकेट्स नानी बाल्कीवाला जी, सोली सोराब जी और फली नरीमन जी, जिन्होंने लड़ झगड़ कर हमारे संविधान की हिफाजत करते हुए ये जजमेंट लिया था और ये ऑर्डर लिया था कि हमारा फंडामेंटल राइट्स जो है वो सुरक्षित है, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर मूल्य आधार बदली नहीं किया जाता। पार्लियामेंट के पास ये राइट नहीं है कि वो चेंज कर सके हमारे संविधान को। आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 32 तक सुरक्षित है, तो डरने की जरूरत नहीं है। ओ पप्पू जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, हमको पप्पू ना समझो। लोग आज की जो हमारी भारत की है वो बहुत जागरूक है, समझदार है, ये सब समझ रहे हैं कि आप लोग किस आधार पर लोगों को भड़का रहे हो ताकि मोदी जी के खिलाफ जाए। लेकिन आज सबके दिमाग है, वो लोग सब जागरूक हो गए हैं, डरने की जरूरत नहीं है किसी भी कीमत पे। पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती कॉन्स्टिट्यूशन, तो कांग्रेस की बातों में ना आओ। और राहुल गांधी जी, मैं आपसे कहती हूँ, आपकी दादी ने जो आतंक बचाया था उसका इल्जाम आप मोदी जी के ऊपर क्यों डाल रहे हैं? मोदी जी नहीं बदलने वाले हैं ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि पार्लियामेंट के पास राइट्स ही नहीं है। ये सब निराधार बातें कर आप लोगों को भड़काओ मत, बहकाओ मत। मेरा ये कहना है मेरे हिंदुस्तानी भाई बहनों से कि आप लोग बिल्कुल ना डरे, और खास करके मुसलमान लोग, आप लोग इन लोगों की बातों में ना आए, कांग्रेस की बातों में ना आए, और ये समझ कर चले कि हमारा संविधान सुरक्षित है, हम सुरक्षित है भारत में, और मोदी जी ऐसा कोई नुकसान हमको नहीं पहुंचाने वाले हैं। तो आप लोग आगे बढ़िए, वोट करिए, और हम सबके साथ सबका विकास होगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त बात बोल दी है आपने। इतनी मतलब लोगों के मन में जो एक जो गलत फहमी थी या एक जो धारणा थी उसको आपने बदल दिया है। बहुत ही खूब इंटरव्यू रहा। दोस्तों, आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ी हुई थी अंबर पटेल जी, जिन्होंने हमें बहुत ही बारीकी से सारी जानकारियां दी हैं। बहुत ही मजा आया हमें, और हम आपको एक बात, बहुत जरूरी बात बताना चाहते हैं। आने वाले 20 तारीख को आप अपने घरों से निकले और आप जरूर अपने राइट्स का सही फायदा उठाएं और सही लोगों को चुन कर लेके आए। और अभी तो बिगुल बजा है। जी हाँ, इसी तरह के मेहमान से हम आपको मिलवाते रहेंगे, बस आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। बहुत ही शुक्रिया मैम आपका हमारे शो में आने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। बहुत ही खास जानकारी कांग्रेस के लिए देने के लिए और आपकी भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं मेरे और मेरे चैनल की तरफ से। नमस्कार, थैंक यू सो मच। मैं थी तमन्ना TWT न्यूज़ 24 के साथ। आज और अभी के लिए बस इतना ही। मुंबई और मुंबई के आसपास की राजनीतिक खबरों के लिए जुड़े रहिए TWT न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार मन्ना जी, नमस्कार मेरे लोग, मेरे भारत